तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। बीस्ट टेम्पलेट के एपिसोड 92 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माई ल्यूफेंग की टीम जो होती है अपने अपने बेस को रिलीज करती है और वहां पर उससे फाइट करने लगी है जो मास्टर उनके सामने अपियर हुआ है। तो वो भिखारी जो होता है वहां पर कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे अपने आप को साबित करना होगा कि मैं इस लायक हूं कि तुम्हारी वेल से फाइट कर सकूं। इसके साथ ही वहां पर सबसे पहले पांडा चान उसकी तरफ आगे बढ़ता है। जैसे पांडा चान जाकर उसके ऊपर पंच मारता है तो वो बंदा जो होता है यानी वो भिखारी जो होता है वो जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। जब वो पीछे की तरफ हटता है तो उसी के साथ ही वही शैडो कैट जो होती है पांडा चान के ऊपर से जंप करते हुए अपने पंजे के साथ उसके अटैक करती है, लेकिन वो नीचे की तरफ झुकते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। जब वो नीचे की तरफ झुककर अटैक को अवॉइड करता है इसी के साथ ही हमारा बटर रैबिट उसके पास पहुंच जाता है और इसी के साथ ही मिस गाउलिंग जो होती है वहां पर सॉलिड विंड को यूज करते हुए अपने अपने पंखों को वहां पर पंच बना लेती है और सॉलिड विंड के पंच बनाकर उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो उसके पंच को भी वहां पर ब्लॉक कर लेता है। उसकी बॉडी के साथ उसका पंच हिट होता है, लेकिन इसी के साथ ही वो पंच वहीं पर से डेसिपेट हो जाता है। तो वो कहता है कि ये टेक्निक तो काफी ज्यादा अच्छी है, मैं पहली बार यहाँ पर किसी बटर रैबिट को इस तरह की टेक्निक को यूज करते हुए देख रहा हूँ कि इसने विंड को यहाँ पर पंच बना लिया। तो मिस गाउलिंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि बटर रैबिट के पंच के अंदर इतनी पावर है कि वो लकड़ी के एक पुतले को दो टुकड़ों में काट सकता है। अगर यहाँ पर इसके ऊपर अटैक हिट हुआ है तो फिर यहाँ पर इसको नुकसान तो पहुंचना चाहिए था, लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं दिखाई दे रहा। और इसी के साथ ही बटर रैबिट जो होता है फिर से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि दूसरी तरफ से वो भिखारी कहता है तो देखते हैं कि अब यहाँ पर किसके पंच में ज्यादा दम है। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और जाकर उसके पंच को हेड ऑन फेस करने वाला है। जैसे वहां पर बटर रैबिट पंच मारता है इसी के साथ ही भिखारी भी वहां पर पंच मारता है, तो वो उसकी विंड को वहां पर बड़ी आसानी से तोड़ते हुए सीधा उसके मुंह पर पंच लैंड करता है, जिसकी वजह से बटर रैबिट बेचारे के दांत भी टूट जाते हैं और पीछे की तरफ गिर जाता है। जैसे वो वहां पर उसको हराता है इसी के साथ ही कहता है कि अब अगला ओपोनेंट कौन सा है। तो शैडो कैट पीछे से निकलती है और शैडो कैट पीछे से निकलकर उसके ऊपर अटैक करती है। जब वो उसके ऊपर अटैक करती है तो उसी के साथ ही उसके बाजू के ऊपर से उसके कपड़े फट जाते हैं, लेकिन उसकी स्किन के ऊपर एक छोटी सी खराश भी नहीं आती। हालांकि शैडो कैट जो वो इतनी पावरफुल है कि वो अपने पंजे के साथ किसी बिल्डिंग को भी दो हिस्सों में काट सकती है। तो शैडो कैट जब उसके बाजू के ऊपर अटैक करके आगे गुजर रही होती है इसी के साथ ही वो जल्दी से पीछे की तरफ घूमता है, उसके पांव को पकड़ लेता है ताकि वो उसे उठाकर पटक सके, लेकिन शैडो कैट यहाँ पर टेलीपोर्टेशन एबिलिटी को यूज करते हुए उसके हाथ से निकल जाती है। तो डांडा ही कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर इसके बाजू के ऊपर बिल्कुल एक छोटा सा स्क्रैच भी नहीं पड़ा और ऊपर से ये इसकी टेलीपोर्टेशन टेक्निक के जितना ही ज्यादा फास्ट है। और इसी के साथ ही शैडो कैट जो होती है पीछे की तरफ निकलकर टेलीपोर्टेशन टेक्निक को यूज करके उसके ऊपर पंजे से 3 कट लगाती है। जैसे वो पंजे के साथ कट लगाती है तो भिखारी की बॉडी के ऊपर तो एक खरोच भी नहीं आती, लेकिन पीछे की पूरी बिल्डिंग जो होती है वो 3 हिस्सों में कट जाती है। तो वो कहता है कि तुम्हारे क्लास तो काफी ज्यादा शार्प हैं, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि यहाँ पर मेरी बॉडी को काट सके। और साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर से कपड़े फटते हैं तो नीचे दिखाता है कि उसकी बॉडी जो होती है वो नीचे स्टील की बनी होती है। तो वो भिखारी उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर चाहे कितने ही पावरफुल अटैक्स क्यों ना कर लो, लेकिन तुम मेरी स्टील की बॉडी को यहाँ पर भेद नहीं पाओगे। तो ब्रदर डांडा ही कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसके पास तो मेटल बॉडी है, क्या ये एक इंसान ही है ना। इसी के साथ ही ज़ेंग्यू से कहते हैं कि सीनियर ब्रदर डांडा ही तुम जल्दी से साइड के ऊपर हटो, मुझे यहाँ पर अटैक करने दो। इसी के साथ वो अपने स्नाइपर अटैक को यूज करता है, उसकी बुलेट जो होती है बहुत ही पावरफुल होती है। तो वो बुलेट जो होती है सीधी जाकर उसके सर में लगती है, क्योंकि वो जो होता है वो साइड के ऊपर हटता ही नहीं है और कहता है कि इस तरह के अटैक्स जो है ये तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और वो उसकी बुलेट को हेड ऑन वहां पर फेस करता है और जो बुलेट होती है सीधी जाकर उसके सर के साथ टकराती है और सर को भी अपने सर को वो स्टील का बना लेता है, जिसके साथ ही वो बुलेट टकराकर वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। ये देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ब्रदर ल्यूफेंग कहता है कि ये तो यहाँ पर अपनी पूरी बॉडी को मेटलाइज कर सकता है, यानी अपने सर को भी मेटलाइज कर सकता है, यानी कि कोई भी यहाँ पर ब्लैंक स्पॉट नहीं है। तो पांडा चान जो होता है इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि पांडा चान के पास भी यहाँ पर मिनरल टाइप होती है और वो भी अपने आप को यहाँ पर मेटलाइज किए हुआ है। इसी वजह से वो उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। जब उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है तो इसी के साथ ही वो भिखारी कहता है कि देखो तो इस पांडा के पास भी मेरे जैसे मिनरल टाइप की एबिलिटीज हैं, चलो देखते हैं कि किसका पंच यहाँ पर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पांडा चान उसे पंच मारता है, दूसरी तरफ से भिखारी उसे पंच मारता है, दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं और इसी के साथ ही पांडा चान का बाजू टूट जाता है। और जब पांडा चान बेचारे का बाजू टूट जाता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके सेंसरी कनेक्शन की वजह से सिस्टर जुई भी वहां पर जख्मी हो जाती है, लेकिन पांडा चान अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इसी के साथ ही वो दूसरे पंच को रेडी करता है अटैक करने के लिए। लेकिन सिस्टर जुई से कहती है कि रेकलेस अटैक करना बंद करो, यहाँ पर अपने टेक्निक्स को यूज करो। और इसी के साथ ही वहां पर वो रेडियंस पंच को यूज करता है जिसमें से लाइट निकलती है। जब उसके पंच के अंदर से लाइट निकलती है तो भिखारी थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है कि ये क्या ये पांडा लाइट एबिलिटीज को भी यूज कर सकता है। और इसी के साथ सिस्टर जुई उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे पास एक चांस है, सभी लोग मिलकर अटैक करो। तो ल्यूफेंग जो होता है अपने पौधा चांद को यूज करते हुए उसे वहां पर बाइंड करता है। दूसरी तरफ से गाउलिंग जो होती है अपने स्लाइम मॉन्स्टर को भी निकाल लेती है और साथ ही बटर रैबिट को भी आगे भेजती है। तो स्लाइम मॉन्स्टर जो होता है उसकी एक टांग के साथ जाकर लिपट जाता है, जबकि दूसरी तरफ से बटर रैबिट उसके एक बाजू को अपनी विंड के साथ सॉलिड विंड के चेन के साथ उसको पकड़ लेती है और दूसरी तरफ से पौधा चांद ने उसकी टांग और बाजू को पकड़ रखा होता है। उसको वहां पर बाइंड करने के बाद ल्यूफेंग डोगी चांद को यूज करता है, ब्रदर डांडा शैडो कैट को यूज करता है, लमार चांद साथ ही पांडा चांद वो चारों जो होते हैं सेम टाइम के ऊपर एक साथ अटैक करते हैं। वो सभी लोग मिलकर जाकर भिखारी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि डोगी चांद जख्मी होकर पीछे गिरता है, जिसके साथ लमार
लमार चान के ऊपर के स्पाइक्स टूट जाते हैं, शैडो कैट के नाखून टूट जाते हैं और इसी के साथ ही पांडा चान भी जख्मी होकर पीछे गिर जाता है, उसका दूसरा बाजू भी टूट जाता है। भिखारी सबसे पहले विंड टाइप एबिलिटी से अपने बाजू को छुड़वाता है, डोगी चान को पकड़कर उसे उठाकर पीछे शैडो कैट के साथ टकराता है। जब वो शैडो कैट के साथ टकराता है तो वो दोनों पीछे जाकर दीवार के साथ टकराते हैं और इसी के साथ ही वो अपने पांव के ऊपर से स्लाइम को हटाता है और साथ ही पांडा चान को एक जबरदस्त किक मारता है और वो दोनों भी पीछे की तरफ गिर जाते हैं। फिर साथ ही वो सामने लमार की तरफ देखता है और अपने सर को पीछे की तरफ उठाता है और साथ ही उसके ऊपर अपना सर मारता है। जब वो लमार को सर मारता है तो उस बेचारे का सर ग्राउंड के अंदर दंस जाता है और वो भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब एंड के ऊपर जहां पर पौधा चान बचता है तो वो पौधा चान को अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रिकी हो, तुमने मुझे बाइंड किया तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। तो पौधा चान जो होता है उड़ता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। अब अगर वो यहाँ पर मेटल का पांच उसे मारेगा तो पौधा चान की बॉडी के अंदर होल हो जाएगा और वो नहीं बच पाएगा। लेकिन जैसे ही वहां पर पौधा चान उसके करीब पहुंचता है और उसे पंच मारने लगता है, इसी के साथ ही वहां पर उसके साथ एक्वा ब्लेड के साथ अटैक होता है और एक्वा ब्लेड के साथ जब उसके ऊपर अटैक होता है तो अपने बाजू को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है और पौधा चान को छोड़ देता है। और इसी के साथ ही भिखारी कहता है कि ये वाला अटैक काफी ज्यादा पावरफुल है, इस अटैक के साथ मेरे बाजू के ऊपर एक स्कार बना है, इसका मतलब यह है कि तुमने फाइनली जहां पर इस बात को प्रूव कर लिया है कि तुम जहां पर अपनी वेल को निकालकर मुझसे फाइट करने वाले हो। और उसके सामने वहां पर सामने एक बड़ी सी टाइगर वेल होती है क्योंकि माय ल्यू फेंग ने अपनी वेल को वहां पर कलर दिया होता है, इसी वजह से वो उसे देखकर पहचान नहीं पाता और कहता है कि ये तो वेल नहीं है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था क्योंकि वेल तो इस कलर की बिल्कुल भी नहीं होती। तुम्हारा ल्यू फेंग उसे कहता है कि ये मेरी टाइगर शार्क है, चलो देखते हैं कि तुम मेरी टाइगर शार्क के सामने यहाँ पर टिक पाते हो या नहीं, क्योंकि वेल के बारे में आउटसाइडर्स को नहीं पता, तुम्हें सब के बारे में कैसे पता चला, तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन हमें देनी पड़ेगी। जबकि भिखारी उसे कहता है कि मिस्टर ल्यू प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैं आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन प्लीज आपको इस बात को तो मानना पड़ेगा कि मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में थोड़ा कुछ बताता हूँ। कभी मैं यहाँ पर बिल्कुल रस्टी आयरन की तरह एक आयरन का टुकड़ा था, यानी कि बिल्कुल एक मेटल का टुकड़ा जहाँ पर बिल्कुल बेकार, जिसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ पर वजूद में आया तो उसके बाद मुझे यहाँ पर किसी ने पॉलिश किया, मुझे शाइन किया और ताकि मैं यहाँ पर किसी दिन वेल के साथ फाइट कर सकूं। यहाँ पर इसी मोमेंट के लिए तो जिंदा था ताकि मैं यहाँ पर इस बड़ी वेल के सामने अपने आप को साबित कर सकूं। और मिस्टर ल्यू प्लीज यहाँ पर इस बात को अप्रूव करे और मेरे साथ जी जान लगाकर फाइट करे ताकि मैं यहाँ पर अपने आप को साबित कर सकूं। अगर मैं यहाँ पर मर भी जाता हूँ तभी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं ल्यू फेंग वहाँ पर सोच रहा था कि हम लोग काफी देर से इससे फाइट कर रहे हैं और इसने अभी तक यहाँ पर अपने स्पिरिट मॉन्स्टर को शो नहीं करवाया। क्या इसके पास सिर्फ और सिर्फ यही मिनरल टाइप की एबिलिटी है? लेकिन इंसानों के पास मिनरल टाइप की एबिलिटी क्यों होने लगी? ये कोई स्पिरिट मॉन्स्टर तो नहीं है जो कि यहाँ पर इसको मिनरल टाइप की एबिलिटी दे रहा है। ऊपर से मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर किसी स्पिरिट बीस्ट की जरूरत भी नहीं है, इसने हमारे सभी के सभी स्पिरिट बीस्ट को अपने फिजिकल अटैक्स के साथ ही हरा दिया है। ल्यू फेंग वहाँ पर यह भी सोच रहा था कि इसकी एक संभावना यह भी हो सकती है कि जिस तरह हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन स्टेज के 6 लेवल को ब्रेक थ्रू करने के लिए अपनी इनर सेल्फ से फाइट करते हैं तो वो इनर सेल्फ जो होता है ह्यूमनॉइड फॉर्म में वहाँ पर हमारे सामने अपीयर होता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ह्यूमनॉइड फॉर्म में वाकई में यहाँ पर बीस्ट पाए जाते हैं। कुछ बीस्ट जो कि ह्यूमनॉइड फॉर्म में होते हैं उनको यहाँ पर सुपर पावर्स मिल जाती होंगी, लेकिन ऐसा हमने पहले कभी नहीं सुना, ना ही मेरी फैन फैमिली की एंशिएंट राइटिंग्स के अंदर इस तरह का कुछ लिखा हुआ था। इस बात की तह तक जाना होगा। मुझे लगता है कि लीडर फैन की मौत का इसके साथ कोई ना कोई ताल्लुक होगा क्योंकि इसे वेल के बारे में पता है। इसका मतलब यह है कि लीडर फैन की मौत के बारे में भी जानता होगा। हम लोग अपने एपिसोड 92 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये लोग इस भिखारी को कैसे सबड्यू करने वाले हैं क्योंकि ये जाहिरी तौर पर इन लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।